हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। तो पार्ट 2 जो आया है उसका चैप्टर नंबर 3 हम करने वाले हैं एम्पायर्स एंड किंगडम। कब से कब तक जो है एम्पायर और किंगडम की बात की गई है, 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक के जो भी थे। इंडिया नेवर स्पोक हर लास्ट वर्ड इन ऑल थिंग्स, सी कंटिन्यूज सर्वाइव एंड रिन्यू हर सेल्फ। तो जब भी कुछ भी अगर होता है तो हमेशा उन्होंने हर एक चीज़ को सहा है, कंटिन्यू किया, सर्वाइव हुआ और फिर से खुद को बनाया है। लुइस रेनो एंड जीन फिलिजोट जो फ्रेंच इंडियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बात बोली है। अब ये क्या है? द शोर टेम्पल एट मामालापुरम बिल्ट ड्यूरिंग द रेज ऑफ नरसिम्हम टू जो थे उनके टाइम पे बनाया गया है पल्लव डायनेस्टी के। अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ने को मिलेगा उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर चेंजेस कैरेक्टराइज्ड दिस पीरियड। तो क्या क्या मेजर चेंजेस थे? सो दिस पीरियड सो द राइज ऑफ मैनी रीजनल किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता। सो गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे अलग अलग रीजनल किंगडम जो हैं राइज में आए, आगे आने लगे। पावरफुल जो डायनेस्टीज थी लाइक द पालास, गुजरात प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा, चालुक्य एंड पल्लवास एंड चोलास एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज, और उन्होंने अपना जो किंगडम था उसको बढ़ाया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रू स्ट्रोंगर, लैंड ग्रांट सिस्टम एनक्रेज हो गया किसमें? एग्रीकल्चर में। एंड ट्रेड नेटवर्क वाइडन अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट भी हुए इस टाइम पर, आर्ट में, टेम्पल आर्किटेक्चर में, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मेकिंग दिस अ टाइम ऑफ मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज। नाउ हाउ डिड द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट शेप इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो किस तरह से इन चीज़ों ने इसको शेप किया इंडिया को। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉलिटिकल चेंजेस लेड टू द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल किंगडम्स सच एज द पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, चोलुक्यस एंड चोलास। दीज किंगडम, अब ये किंगडम क्या थे? बिल्ड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल बनाया। फोर्ट वॉर्स फॉर टेरिटरीज, टेरिटरीज के लिए लड़ाइयाँ की। एंड इम्प्रूव लोकल गवर्नेंस थ्रू विलेज असेंबलीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट और विलेज असेंबलीज बनाकर इन्होंने लोकल गवर्नेंस को भी बहुत इम्प्रूव किया। कल्चरली रूलर पैट्रोनाइज्ड लर्निंग, लिटरेचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला फ्लरिश। तो इस टाइम पे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, सही होने लगी। वाइल संस्कृत वर्क लाइक हर्षचरित्रा और राजा राजता रागिनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो इनमें जो है हिस्ट्री रिकॉर्ड है। मोन्यूमेंटल टेम्पल जैसे कि अलोरा एंड मामालापुरम शोड आर्केस्टिक एंड आर्किटेक्चरल ग्रोथ की, हर टाइप से जो है यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी। रिलीजियसली अगर आप देखेंगे द पीरियड एनकरेज डाइवर्सिटी, यहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई थी। हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म, जैनिज़्म रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट, इन्हें रॉयल सपोर्ट मिलता था। लार्ज मोन्टेंसरी जो थी, टेम्पल और रिलीजियस सेंटर जो थे वो एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे, फिलोसफी को एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को। दीज डेवलपमेंट टुगेदर, अब ये सारे डेवलपमेंट एक साथ आके स्ट्रेंथन इंडियाज़ आइडेंटिटी, इंडिया की आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज को। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंट्रैक्शन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फॉरेन का जो इन्वेजन हुआ या उनसे जो इंट्रैक्शन हुआ उसका इंडियन सोसाइटी पर, पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ। सो फॉरेन इन्वेजन एंड इंट्रैक्शन ब्रोट बोथ चैलेंजेस एंड चेंजेस टू इंडिया, तो दोनों चीज़ें आई। द हुन, जो हुन थे, वीकन द गुप्त एम्पायर, उन्होंने गुप्त एम्पायर को बहुत वीक कर दिया, जिसकी वजह से लीडिंग टू पॉलिटिकल फर्मेंटेशन। बट लेटर दे एसिमिलेटेड इन टू इंडियन सोसाइटी, उसी के साथ मिल गए, अडोप्टिंग लोकल लैंग्वेजेस एंड कस्टम। द अराइवल ऑफ अरब फोर्सेज, उसके बाद अरब फोर्सेज आई, स्पेशली द 711 CE। इन्वेजन ऑफ सिंध, सिंध का जो है इन्वेजन हुआ बाय मोहम्मद बिन कासिम। इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए पॉलिटिकल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रेड कनेक्ट विद ईरान, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एक्सपेंडेड, ये भी एक्सपेंड हुआ। ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़, गुड्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, तो ये सारी चीज़ें भी आई। विच स्ट्रेंथन अर्बन ग्रोथ, जिसकी वजह से अर्बन ग्रोथ जो है बड़ी, स्ट्रेंथ हुई। रिलीजन एंड लर्निंग इन इंडिया। करते हैं, सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, टाइमलाइन दी गई है। 6th सेंचुरी राइज ऑफ द चोलक्य डायनेस्टी, साथ में 6 to 8 सेंचुरी जो पल्लव और चोलक्य थे उनका स्ट्रगल चला यहाँ पर। 606 हर्षवर्धन रूल बिगेन एट कन्नौज, कन्नौज में उनका राज शुरू हो गया। 637 में फर्स्ट अरब जो है नेवल अटैक हुआ था, रिप्लेस्ड एट थाना।
630 से 644 जुआंगजिंग ट्रैवल इन इंडिया, जो कि चाइना के थे। 650 में स्टार्ट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। 712 अरब कनक्यूर सिंध आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, तो बहुत अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने अरब को जीत लिया था। 750 राइज ऑफ द पाला डायनेस्टी। उसके बाद 8 से 9 सेंचुरी तक, अब 8 तक पल्लव और चोलक्य चले थे। उसके बाद में 3 पार्टाइट स्ट्रगल ओवर कन्नौज, तो कन्नौज पे उनकी जो है अलग से स्ट्रगल चलता रहा था। द चोलास एमर्ज एट अ डोमिनेंट पावर। 9 सेंचुरी में चोल जो है एक डोमिनेंट पावर की तरह उभरे थे, स्टार्ट हुआ था। नाउ दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट, तो ये चैप्टर जो अगला है वो टुगेदर सर्वे द सीन इन इंडिया फ्रॉम द एंड ऑफ द गुप्ता ईरा अबाउट 600 CE टू अबाउट 1200 CE। तो इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो इंडिया का सीन था गुप्त ईरा के ख़त्म होने के बाद में 600 CE से 1200 तक क्या क्या रहा वो सब हम पढ़ेंगे, सर्वे करेंगे। दीज 6 सेंचुरीज, अब यहाँ पर 6 सेंचुरीज हो गई, टुगेदर हैव रिसीव्ड सेवरल नेम्स, तो बहुत सारे नाम जो है इन जो 6 सेंचुरीज के आपको देखने को मिलते हैं। पोस्ट क्लासिकल, लेट क्लासिकल एंड अर्ली मेडिवल अमंग अदर्स। वी नीड नोट यूज़ एनी ऑफ दोज टर्म हेयर, लेकिन यहाँ पर हम इसमें से किसी का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज वी कीप द ब्रॉड क्रोनोलॉजी इन माइंड इन ग्रेड 8, तो जैसे जैसे मतलब अगर हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते देखते तो इनमें से हमें कोई भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेड 8 में क्या होगा, वी विल एक्सप्लोर द नेक्स्ट सेंचुरीज, आगे की सेंचुरीज के बारे में देखेंगे, लीडिंग अप टू द कॉलोनिकल ईरा, जो कि डोमिनेट किया था, ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम पे इंडिया में। एंड अल्टीमेटली द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनिकल रूल कल्मिनेटिंग इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, किस तरह से वो रूल से बाहर आए और इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई। इमेजिन यू आर इन नॉर्थ इंडिया अब सम 1500 ईयर्स अगो, तो इतने साल पहले आप नॉर्थ इंडिया में है, इमेजिन करना है। द माइटी गुप्ता एम्पायर, जो कि हमने गुप्ता एरा पार्ट 1 में देखा था ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, हैज़ लॉस्ट इट्स डोमिनेंस, और उसने अपना डोमिनेंस यानी कि अपना जो राज था वो एक तरह से उनका ख़त्म हो गया था, अब लोग उनकी बातें नहीं मान रहे थे। यू आर अ यंग ट्रैवलर सेटिंग ऑफ ऑन एन एडवेंचर अक्रॉस द सब कंटिनेंट, तो आप जो है क्या है, एक ट्रैवलर है, यंग ट्रैवलर है जो है एडवेंचर के लिए सब कंटिनेंट में इधर से उधर जाते रहते हैं। योर फर्स्ट स्टॉप इज़ कन्नौज, सबसे पहले आप कहाँ गए, कन्नौज में। अ सिटी बाय रिवर गंगा वेयर अ पावरफुल किंग होस्ट पोएट एंड स्कॉलर्स, तो जो कन्नौज जो कि रिवर गंगा के पास में है और एक पावरफुल किंग है वहाँ पर, जो पोएट और स्कॉलर्स की हमेशा वेलकम करता है। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद, यू रीच द चालुक्य जो किंगडम है वहाँ गए दक्कन में। वेयर यू सी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड लाइवली सिटीज़, वहाँ पर आपने ये सब चीज़ देखा। इन द फार साउथ, और बहुत दूर साउथ में जब जाते हैं तो पल्लवास देखने को मिलते हैं, आर क्रेविंग एंटायर टेम्पल्स आउट ऑफ रॉक एट मामल्लापुरम, तो जो कि मामल्लापुरम जो टाइम पे उस टाइम पे जो नाम था, वहाँ पर आप देखते हैं कि रोक से पूरे के पूरे टेम्पल जो है उन्होंने बना दिए हैं, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम। वाइल इन बंगाल, अगर बंगाल में जाते हैं तो जो पाल थे आर सपोर्टिंग ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, वो यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, सच एज विक्रमशिला। यू डोंट सी लार्ज एम्पायर इन इंडिया नाउ, अब जो है बहुत बड़े बड़े एम्पायर इंडिया में नहीं हैं, बट मैनी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम्स है। सम कॉल इट टाइम ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी, तो पॉलिटिकल जो है राइवलरीज यहाँ पर चल रही हैं, आपस में चलता रहता है कि मुझे ये लेना वो लेना, वो सब चलता है, और डिसऑर्डर आपको इस टाइम पर देखने को मिला। बट एज यू ट्रैवल, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे, यू सी समथिंग डिफरेंट, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अ लैंड बजिंग विद न्यू आइडियाज़, एक ऐसी जगह जहाँ पर नए नए आइडिया आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर डिफरेंट इन ईच रीजन, हर एक रीजन में अलग अलग हैं, येट ऑल पार्ट ऑफ वन इंडिया, और सब क्या है, इंडिया का पार्ट है। इज़ दिस रियली द एंड ऑफ एन एज ऑफ पावरफुल एम्पायर्स, तो क्या ये सही में एंड है पावरफुल एम्पायर्स का जो चल रहे थे अभी तक, और द डॉन ऑफ द न्यू ईयर, या फिर एक नए ईरा की शुरुआत है। लेट्स स्टेप बैक इन टाइम एंड सी, तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं और देखते हैं। एज यू कैन सी ऑन द मैप, जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, द गुप्ताज आर गोन, गुप्ता चले गए, बट द लैंड स्टिल डायनामिक एंड वाइब्रेंट विद एक्टिविटीज़। अब गुप्ता वहाँ पर नहीं है, पल्लव हैं, वर्मन्स हैं और
पुष्यभूतिज हैं, सांथेज अब ये गुजरात का है, यहाँ परिहार है, उज्जैनी है, तो सब हैं अलग अलग, लेकिन मतलब गुप्ता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंड भी खत्म हो गया, लैंड पे उसी तरह से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सेवरल रीजन्स पावर हैव एमर्ज्ड, और बहुत सारी पावर जो है एमर्ज्ड हो गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ दिखाया गया सिंप्लीफाइड मैप ऑफ अ फ्यू डायनेस्टीज इन नॉर्थ एंड पेनिसुलर इंडिया फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, 7th सेंचुरी के बाद का। नाउ द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, तो किंगों के किंग, राजाओं के राजा जिसे बोला जाता था। एज वी लुक एट नॉर्दर्न इंडिया एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे अगर हम नॉर्दर्न इंडिया को देखेंगे, वी फाइंड अ रिमार्केबल रूलर, तो एक रूलर है जो बहुत रिमार्केबल है, बहुत अच्छे माना जाता है, जिन्हें हर्षवर्धना। असेंडिंग ऑफ द थ्रोन इन 606 CE एट कन्नौज, जो है राजा बने थे कन्नौज के 606 CE। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति और वर्धना, जो वर्धन जो है उनकी डायनेस्टी थी, या पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी उससे वो बिलोंग करते थे, इसलिए इनके नाम के पीछे वर्धन लिखा है, हर्षवर्धना। whose earlier capital was सथन शवरा, जिनकी पहले की कैपिटल कौन सी थी, जो राजधानी थी स्थन शवरा। प्रेजेंट डे जिसे हम थानेश्वर बोलते हैं, जो कि हरियाणा में है, थानेसर, सॉरी। डू यू रिकॉल वेयर द कैपिटल ऑफ अर्लियर मौर्यन गुप्ता एम्पायर वॉज लोकेटेड, तो कहाँ पर जो है उनकी कैपिटल होती थी। एंड हाउ डू यू थिंक दिस शिफ्ट मे हैव शेप्ड द सब कंटिनेंट पॉलिटिक्स, और किस तरह से जो है सब कंटिनेंट पॉलिटिक्स को इन्होंने शिफ्ट किया इन द ईयर्स टू कम। सो येस, आई रिकॉल द कैपिटल ऑफ बोथ द मौर्य एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर वॉज लोकेटेड एट पाटलिपुत्र नियर प्रेजेंट डे पटना इन बिहार, जो आजकल पटना के पास में है, जो प्रेजेंट डे में है। द शिफ्ट अवे from a single capital like पाटलिपुत्र led to the rise of many powerful regional kingdom, तो इसको जब शिफ्ट किया गया तो उसकी वजह से जो रीजनल किंगडम थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। इंस्टेड ऑफ वन सेंट्रल एम्पायर, रूलर competed फॉर इन्फ्लुएंस के लिए वो एक दूसरे से compete करने लगे, फॉर्मिंग अलायंस बनाने लगे, लड़ाई लड़ने लगे, एंड स्ट्रेंथिंग करने लगे, लोकल गवर्नेंस को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी। दिस क्रिएटेड अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप, अब जो सेंट्रलाइज्ड नहीं था पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि एक राजा नहीं था जो सब पे गवर्नर कर रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा अलग अलग किंगडम्स बन गए थे। वेयर रीजनल आइडेंटिटीज, कल्चरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम स्ट्रोंगर एंड शेप्ड इंडियन पॉलिटी फॉर सेंचुरीज। रूलिंग फ्रॉम कन्नौज, वो कन्नौज से रूल करते थे, और कन्नौज दोनों सेम है। एंशेंटली नोन एज कान्याकुब्जा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। हर्षवर्धना एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया ओवर लार्ज पोर्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ में भी और ईस्ट इंडिया में भी। ऑल दो इट्स प्रीशियस एक्सटेंट इन नॉट नोन विद सर्टेनिटी, अब जो है एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना है, मतलब सर्टेनिटी से हम नहीं बोल सकते कि इतना था या इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने राज किया है। अब ये डिटेल दी गई है एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे, जो कि बानशेखरा इन उत्तर प्रदेश इन नागारी स्क्रिप्ट में मिला है, अ प्रीकर्सर टू देवनागरी। इट रीड्स, अब इसमें क्या है, स्वाहस्तो मामा महाराजा धीराज श्री हर्षया, डैट इज, इसका मतलब क्या है, बाय माई ओन हैंड, मैं अपने हाथों से, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा श्री हर्षया, यानी कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। नाउ इफ़ यू नो द देवनागरी स्क्रिप्ट, अगर आप उसे जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द लेटर इन हर्षा's सिग्नेचर। So some of the Devanagari letter you can identify in Harsha's signature are Ha, Ma, Ra, Ja, Sa, Shri और Ta। हर्षा एज ही इज़ नोन, अब हर्ष जिन्हें बोला जाता था, पूरा नाम हर्षवर्धन, उन्हें हर्ष भी बोला जाता था, वॉज अ फाइन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, वो पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे, यानी कि ये चीज़ें उन्हें पसंद थी। ही इज़ अज्यूम्ड, वो अज्यूम किया जाता था टू बी द ऑथर ऑफ 3 प्लेज, उन्हें माना जाता है कि उन्होंने 3 प्ले भी जो है खुद से लिखे हैं, कंपोज्ड इन क्लासिक संस्कृत, जो क्लासिक संस्कृत में हुए थे, विच वीव्स लव स्टोरीज विद कंट्री लाइफ, कोर्टली लाइफ, जो क्या करते हैं, लव स्टोरीज बनाते हैं कंट्री लाइफ से जो चीज़ें हैं उनको लेकर, और थीम ऑफ सेक्रीफाइस, या फिर सेक्रीफाइस की थीम होती थी, या अदर हाई एथिकल वैल्यूज उसमें थी। While these are stories, historians use such literature to extract interesting detail about the culture and society of those time. अब इन स्टोरीज से हिस्टोरियन क्या करते हैं, उस टाइम के लिटरेचर के इंटरेस्टिंग डिटेल फाइंड आउट करने चाहते हैं, उस टाइम के लिटरेचर से वहाँ की कल्चर कैसा था, या उस टाइम की जो सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से वो इन चीज़ों पर बिहेव करती थी, क्योंकि जब आप किसी भी टाइम का लिटरेचर पढ़ेंगे
तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो लिटरेचर है तो उसी टाइम की चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि समाज ने इस तरह से बिहेव किया जब उन्हें ये चीज़ पता चली। तो इसीलिए वो उस टाइम वो सारे लिटरेचर वगैरह पढ़ के उनका मीनिंग या इंटरेस्टिंग डिटेल फाइंड आउट करना चाहते थे कि वहाँ का कल्चर और सोसाइटी कैसी थी। फ्रॉम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू सोशल डाइवर्सिटी, गवर्नेंस का सिस्टम कैसा था, सोशल डाइवर्सिटी कैसी थी, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती थी, खाना क्लोथिंग वगैरह सब। हर्षा ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक बाण भट्ट। अब वो जो हैं स्कॉलर्स होते थे उस टाइम पे, बाण भट्ट यहाँ पर नाम आया है, तो वो उनको भी हमेशा प्राथमिकता देते थे। ऑल्सो नोन एज बाण, जिनको बाण के नाम से भी जाना जाता है। हु रोट कादम्बरी, जिन्होंने कादम्बरी भी लिखा है। ये कादम्बरी क्या एक बुक है, एक ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्क एंड वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट नोवेल, और दुनिया की पहली नोवेल भी है। बाण ने क्या किया था ऑल्सो, अब ये बाणा नाम से होगा लेकिन वैसे बाण उनका नाम था, बाण भट्ट। बाणा ऑल्सो कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ हर्ष, उन्होंने जो है जो हर्षवर्धन है उनकी बायोग्राफी भी लिखी थी, टाइटल्ड हर्ष चरित्रा, हर्ष चरित्र के नाम से। इंस्क्रिप्शन डिपाइज्ड हर्ष एज अ डिवोटी ऑफ शिवा, तो जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनमें पता चलता है कि जो हर्षवर्धन थे वो डिवोटी थे शिवा के। अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज हमें मिलते हैं, ही वॉज ऑल्सो डीपली अटैच्ड टू बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म से भी अटैच थे। वाइल शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ, और इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिज्म या शिवा को ही मान रहे हैं तो बाकी चीज़ों में वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या बाकी के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। वो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स से बिलीफ से उन सब की जो है रिस्पेक्ट करते थे और वो रिस्पेक्ट शो भी करते थे। द 7th century novel कादम्बरी हैज़ अ वेरी एलेबरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट, तो बहुत ही एलेबरेट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट है इसका। इट टेल्स ऑफ द लव स्टोरी, ये इसमें जो एक लव स्टोरी बताई गई है बिटवीन अ प्रिंस, जो एक प्रिंस के बीच में है, उज्जैनी के प्रिंस हैं, एंड कादम्बरी एक सेलेस्टियल बीइंग है उसके बारे में। देयर रोमांस रन अक्रॉस डिफरेंट बर्थ्स, अब इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है, उनका जो रोमांस था या उनका जो प्यार था वो अलग अलग टाइम पे चलता रहा, उन्हें अलग अलग बर्थ हुए, ड्रीम थे, डिवाइन वर्ल्ड थे, विद अ स्टोरी ऑफन टोल्ड विद इन अनदर स्टोरी, एक के अंदर एक स्टोरी बताई गई कि पहले ऐसे हुआ था उसके बाद उनका दोबारा जन्म हुआ, इस तरह से वो स्टोरियाँ बताई गई, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनका प्लॉट है। ऑन द वे वी गेट ग्लिम्स ऑफ कंट्री लाइफ, और जब इस तरह से हम ये स्टोरी देखते हैं, अब जैसे कोई आप बैठा है वो अपनी बात बता रहा है लेकिन उस स्टोरी के अंदर आपको दूसरी स्टोरी मिलेगी, फिर जो स्टोरी सुन रहे हैं उसके अंदर दूसरी, तो इसकी इन चीज़ों के साथ में वो पूरा एक्सप्लेन किया गया था। वहाँ पे कंट्री लाइफ के बारे में पता चल रहा था, फिलोसफी पता चल रही थी, और नेचर एंड एस्थेटिक ये सब चीज़ें भी पता थी। बाना डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द नोवेल, लेकिन ये कादम्बरी जो पोएम नोवेल थी वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इससे पहले ही वो मर गए थे। इट वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सन, बाद में उनके सन जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया, एंड इज़ रिगार्डेड एज अ मास्टर पीस ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, और इसको जो है इंडियन लिटरेचर का क्लासिकल जो है मास्टर पीस बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम सेवरल इंस्क्रिप्शन, अब बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली उनकी, एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द पीरियड इज़ द ट्रैवल लॉग केप्ट बाय येट अनदर चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया। अब इतनी सारी इंस्क्रिप्शन थी लेकिन इनका भी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है कहाँ पे, जो ट्रैवल लोग थे, यानी कि जो ट्रैवलिंग के लिए आते थे लोग, तो चाइनीज से एक आए थे, दूसरे चाइनीज जो हम जियांग जोंग के बारे में तो देखते हैं, बाकी भी पिलग्रिम्स थे जो इंडिया में आए। रिमेंबर इन पार्ट वन में हमने देखा ऑफ दिस टेक्स्ट बुक वी मेट फैक्सिन, फैक्सिन से हम मिले, हु इन द 5th century लेफ्ट अ वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ द गुप्ता जीरा, ठीक है, जिसके वो कब आए थे, गुप्ता ईरा के टाइम पे आए, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें उनके जो लिटरेचर या उनकी बुक्स है या जो उनके विजन है उनसे हमें पता चला। नाउ 2 century लेटर, अब 2 century बाद क्या हुआ, जुआंग जैंग, हिज नेम वॉज अर्लियर ट्रांसक्राइब्ड एज अ जुआंग सेंग और जुआंग तेंग, मतलब अलग अलग नाम इनके बोले गए। सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू इंडिया, तो वो तैयार हुए अपनी जर्नी के लिए, मतलब 5th century में हुआ, 7th century में वो तैयार थे कि वो अपनी इंडिया में जर्नी करने वाले हैं। ट्रैवल अराउंड द सब कंटिनेंट बिटवीन 630 to 644, तो इस टाइम तक उन्होंने सब कंटिनेंट में ट्रैवल किया। वी मेट हिम ब्रीफली इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, तो इसके जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी इनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। इन दिस टेक्स्ट बुक एंड अर्लियर इन इंडिया दैट इज़ भारत इन ग्रेड 6, और ग्रेड 6 में भी हमने इनके बारे में पढ़ा। जस्ट एज फैक्सिन की तरह ही हिज मोटिवेशन फॉर अंडरटेकिंग सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी वॉज टू विजिट सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट एंड लर्न डॉक्ट्रिन्स फ्रॉम इंडियन टीचर्स।
अब जैसे वैक्सीन थे वो भी क्यों आए थे, बुद्धिस्ट की जो सेक्रेट साइट्स हैं उनको देखना चाहते थे, वो वहाँ जाना चाहते थे। तो इनका भी इतनी लंबी और डिफ़िकल्ट जर्नी करने के बाद यहाँ आने का एक मेन रीज़न या एक मोटिवेशन आप बोल सकते हैं वो क्या था, जो बुद्धिस्ट की सेक्रेट साइट्स है वहाँ पर आना और उनके जो टीचर्स हैं वहाँ से उनसे पढ़ना। He brought back to China more than 600 manuscript of Buddhist texts in Sanskrit। वो जो है लगभग 600 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की थी, जो संस्कृत में लिखी हुई थी, वो लेकर गए थे वापस चाइना में, कैरिड बाय 20 horses पर, एंड सेट अबाउट ट्रांसलेटिंग दैम इनटू चाइनीज़, और उसके बाद उनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। ही ऑल्सो लेफ्ट अ मेटिकुलस अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। उन्होंने जो है अपने अकाउंट की एक जर्नी का लिखा है, मतलब एक जगह पर पूरा रिकॉर्ड लिखा है, इन विच ही रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कल्चर एंड रिलीजन इन द किंगडम ही क्रॉस्ड। जहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं, रिकॉर्ड्स रखा है पॉलिटिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन किस तरह से जो जिस किंगडम में गए तो ये सारी चीज़ें उन किंगडम में कैसी थी। His travel log is a major source of information for historians of this period। So इस पीरियड में कभी भी जो हिस्टोरियंस को जानना है इस टाइम के बारे में, इस टाइम पीरियड के बारे में, 600 के बारे में, तो वो क्या करते हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह यहाँ पर काम कर रही हैं। तो ये स्टैचू है जुआंग का जो वापस जा रहे हैं, हिज ट्रैवल पैक, कैरिंग हिज ट्रैवल पैक, तो अपना जो है ट्रैवल पैक उन्होंने कैरी कर रखा है एट लोंगमैन केव्स ऑफ ईस्टर्न चाइना। ईस्टर्न चाइना में एक केव कॉम्प्लेक्स विद मैनी बुद्धिस्ट स्टैचूज एंड क्रेविंग, जिसके अंदर जो बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट स्टैचूज और क्रेविंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब ये बुक है जुआंगजांग रूट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो ट्रैवल फ्रॉम चाइना एंड इन इंडिया। तो रेड वाला क्या है, जहाँ से वो चाइना में गए, इंडिया में आए, वो सारा रूट यहाँ दिखाया गया। ठीक है, यहाँ से चले वो इस तरह से, ये पूरा उन्होंने किया। ट्रैवल बैक टू चाइना, सिटीज़ विजिटेड। अब जो वापस चाइना में गए तो कहाँ, यहाँ तक उन्होंने पूरा हो गया यहाँ पे, फिर वापस ये चाइना में गए तो ये वाला रास्ता ना लेकर वो यहाँ से गए थे इस तरह से। नाउ लुक एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू माउंटेन पासिस और डेजर्ट एरिया दैट जुआंगजांग हैड टू क्रॉस वाइल ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो क्या क्या जो हमने अभी देखा था। एंड कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट Zhuangzhang visited in India, and do you know something of their significance? So, looking at the map, Zhuangzhang, also called Zhuangjiang, Huangshan, had to travel through several difficult mountain passes। तो बहुत सारे difficult mountain passes थे जिनको उन्होंने क्रॉस किया डेजर्ट while moving from China to India, जब वो चाइना से इंडिया में आ रहे थे। सम की वन इंक्लूडेड, अब कुछ जो कीज़ हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि डेजर्ट रीजन कौन कौन से थे, गोबी डेजर्ट जो कि चाइना में है, अब वास्ट कोल्ड डेजर्ट है नॉर्दर्न चाइना का और मंगोलिया का। इट हैज़ एन एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, फ्रीजिंग नाइट्स होती हैं और दिन जो है बहुत गर्म होते हैं और सैंडस्टॉर्म चलते रहते हैं। नाउ तकलामाकन डेजर्ट, यानी कि सेंट्रल एशिया में जो है, नोन एज वन ऑफ द डेडलीस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, की मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। निक नेम्ड द डेजर्ट ऑफ नो रिटर्न, की अगर कोई गया तो वापस वहाँ से नहीं आता है। जुआंगजांग हैज़ टू क्रॉस इट, उन्होंने इसको भी क्रॉस किया वाइल मूविंग अलोंग द सिल्क रूट के मूव करते हुए साथ साथ में। ओसिस लाइक खोटन, माउंटेन रेंज एंड पास एरियाज, तिब्बत प्लेटू ऑफ तिब्बत, कोल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हाई एल्टीट्यूड, थिन एयर एंड आइसी वेदर मेड ट्रैवल एग्जॉस्टिंग, तो इस वजह से ट्रैवल और भी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गई। हिमालय, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो दुनिया की। क्रॉसिंग दैम, इसको भी उन्होंने क्रॉस किया, वो एक्सट्रीमली डेंजरस, बहुत डेंजरस है ड्यू टू स्नो, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, स्नो होती है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं और जो पासिस हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं। हिंदू कुश माउंटेन जो कि अफगानिस्तान रीजन के पास है, रग्ड एंड स्टिप टेरेन, इंपॉर्टेंट पासिस कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया टू इंडिया, जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट करता है। जुआंगजांग या हुआंगस्तंग, द फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक है, ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया इन द 7th century, इस टाइम पे उन्होंने ट्रैवल किया। ही विजिटेड सेवरल मेजर बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रोट अबाउट दैम, और उनके बारे में भी लिखा इन ग्रेट डिटेल इन हिज ट्रैवल लॉग। ग्रेट टांग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, तो ये उन्होंने अपनी बुक में सारी चीज़ें इसके बारे में बताई हैं। Some important center and its significance he visited: Nalanda, International Buddhist University, advanced scholarship; Lumbini, birthplace of Buddha, important pilgrimage site; Ajanta, famous Buddhist cave monastery, known for painting and learning; Bodh Gaya, spiritual heart of Buddhism, enlightenment site; Takshila, early
डिसिप्लिनरी एजुकेशन, परस्यूअर जो थे लेटर बुद्धिस्ट के वो इस यूनिवर्सिटी में आते थे। हर्षवर्धन वेलकम दिस चाइनीज पिलग्रम टू हिज कोर्ट, तो हर्षवर्धन को जब पता चला तो उन्होंने जो है उनको वेलकम किया। अपार्ट फ्रॉम 2 मोर एम्बेसडर फ्रॉम चाइना, जो 2 और आए थे उनके साथ ही। इन ज्वांगजांग्स ओनर ही हेल्ड एन असेंबली एट कन्नौज, कन्नौज में उन्होंने इनके ओनर में इनके सम्मान में एक असेंबली भी हेल्ड की। अटेंडेड बाय किंग्स एंड लीडर्स ऑफ मैनी रिलीजियस सेक्ट, तो बहुत सारे जो हैं सेक्टर से या बहुत सारी संत वगैरह वहाँ से आए थे, अलग अलग राजा और अलग अलग जो रिलीजन है उनके लीडर वहाँ आए थे। ज्वांगजैंग डिस्क्राइब्ड कन्नौज एज अ ब्यूटीफुल एंड प्रोस्पेरस सिटी, तो उन्होंने जो है कन्नौज को एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोस्पेरस सिटी बताया। एंड हर्ष एज अ जस्ट एन एनर्जेटिक रूलर हु मेंटेन अ वास्ट आर्मी एंड वॉज ओपन इंगेज्ड इन मिलिट्री कैंपेन्स, और हर्ष को क्या बताया, एक बहुत ही एनर्जेटिक रूलर जिन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखा है और मोस्टली मिलिट्री कैंपेन में वो इंगेज रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में ही हेल्ड एन असेंबली एट प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, तो हर 5 साल में वो अपनी एक असेंबली बनाते हैं। ये हर्षवर्धन के बारे में है। हर 5 साल में वो एक बार अपनी असेंबली जो है हेल्ड करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, जो कि प्रयाग में की जाती है, जिसे आज के टाइम पे प्रयागराज बोला जाता है। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर, जो कहाँ पर है, गंगा और यमुना रिवर के जहाँ संगम होता है, मिलती है वहाँ पर। वेयर आफ्टर परफॉर्मिंग सेक्रेड राइट्स, जहाँ पर बहुत सारे सेक्रेड पवित्र जो है राइट्स होते हैं। ही गेव अवे मच वेल्थ, वो बहुत सारी वेल्थ अपनी जो है दे देते हैं। ऑफरिंग इट टू द बुद्धिस्ट ब्राह्मण्स एंड पुअर, ब्राह्मण को, बुद्धिस्ट को, या फिर जो गरीब लोग होते हैं उन सबको बहुत सारी अपनी वेल्थ वो देते हैं। नाउ हर्ष अटेम्प्ट टू एक्सटेंड हिज एम्पायर साउथवर्ड बियॉन्ड द नर्मदा, अब उन्होंने जो है ट्राई किया था, जो है अटेम्प्ट किया था कि अपने एम्पायर को और बढ़ा सके साउथ की साइड पे, बट वॉज हेल्ड इन चेक बाय पुलकेशिन टू, तो पुलकेशिन टू ने उन्हें रोक दिया था। नर्मदा से उधर भी वो अपना बनाना चाहते थे। ऑफ द पावरफुल चोलक्य डायनेस्टी, तो ये चोलक्य डायनेस्टी की थी, इन्होंने उन्हें रोक दिया था। होम वी विल मीट सोन, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। हर्ष ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ यूनाइटिंग नॉर्दर्न इंडिया, वो नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट करना चाहते थे, एक साथ करना चाहते थे, बट अचीव्ड ओनली मिक्स सक्सेस, तो कई जगह पे उन्हें सक्सेस मिली और कई जगह पे नहीं मिली। Although he formed an alliance with the वर्मन डायनेस्टी, वर्मन डायनेस्टी के साथ उनकी जो है अलायंस थी ऑफ कमरा रूपा इन टूडेज असम में है, एंड देयर कैपिटल प्रयाग ज्योतिषा वॉज क्लोज टू टूडेज गुवाहाटी, और प्रयाग ज्योतिषा जो है आज के गुवाहाटी के पास है, तो उनके साथ उनकी अलायंस हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग किंगडम्स कंटिन्यूड, लेकिन जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चलते रहे थे। ये टेराकोटा सील है जिसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर है, जो नालंदा में मिली थी, इशूड बाय द किंग भास्करा वर्मन ऑफ द वर्मन डायनेस्टी हु वॉज एन एलाई ऑफ हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन के एक एलाई थे, एक पार्टनर की तरह काम करते थे। नाउ द त्रापाटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, तो कन्नौज की ये जो स्ट्रगल थी वो किस तरह से या क्या था। सो आफ्टर हर्ष, अब हर्ष की जब डेथ हो गई 647 में, नॉर्थ इंडिया शो मच पॉलिटिकल टर्माइल, सो बहुत ज़्यादा जो है आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई थी पॉलिटिकली, सब लोग राजा बनना चाहते थे। कन्नौज बिकेम द सेंटर फॉर अ लॉन्ग इंडेसिव टर्पाइट स्ट्रगल, तो ये जो स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक बन गया था, सेंटर बन गया था। अब टर्पाइट क्या है, सिचुएशन है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्टी और प्लेयर जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो कि यहाँ पर हो रहा था। एज इट इज़ ओफन कोल्ड, जिसे बोला जाता है, मतलब टर्पाइट स्ट्रगल इसे बोला गया था। द 3 वेरिंग पार्टीज, अब कौन कौन सी थी, वह द पालाज, पाल थे जो कि ईस्ट से थे, गुजरात के जो प्रतिहार थे वो थे फ्रॉम द वेस्ट, एंड राष्ट्रकूटास फ्रॉम द दक्कन, तो ये सब लोग थे जो है यहाँ पर अपना इसको जो है अपना पार्ट बनाना चाहते थे या उस पर राज करना चाहते थे। ड्यूरिंग द 8th and 9th सेंचुरी दीज 3 पावर्स रैपिडली वॉर्ड अगेंस्ट ईच अदर, सो 8th and 9th सेंचुरी में ये तीनों के तीनों आपस में किसी ना किसी तरह से लड़ते रहे, इनकी लड़ाई चलती रही पावर के लिए, विद फ्लैक्चुएटिंग आउटकम एंड नो लास्टिंग विक्टर, तो कभी कोई जीत जाता कभी कोई जीत जाता, तो फ्लैक्चुएट होते रहे थे, कोई भी एक जो है इनका लास्ट विनर नहीं मिला था। नाउ वाई वॉज कन्नौज सो अट्रैक्टिव टू दीज पावरफुल डायनेस्टीज, अब कन्नौज में जो है इतना क्या चीज़ थी या क्या अट्रैक्टिव थी कि सारी डायनेस्टी यहाँ आ रही थी, तो ये लोकेशन आपको देखनी है, ठीक है, और उसके बाद बताना है कि ऐसी क्या चीज़ थी जो सब लोग जो है कन्नौज में आना चाहते थे या वहाँ पर राज करना चाहते थे। तो कन्नौज वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू पावरफुल डायनेस्टीज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन इन अर्ली मेडिवल इंडिया,
क्या क्या रीज़न है? लोकेटेड इन द फर्टाइल गंगा एंड यमुना दोआब, दिस रीजन वॉज एक्सट्रीमली फर्टाइल, बहुत फर्टाइल है और रिच है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। कंट्रोल ओवर कन्नौज मिंट एक्सेस टू फूड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड रेवेन्यू, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी अगर कन्नौज पे उनका एक्सेस हो जाता है तो। कमांड ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर रूट्स, कन्नौज लाइज नियर द गंगा, गंगा के पास है, विच सर्व्ड एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर, जिसको मेजर ट्रांसपोर्ट या ट्रेड कॉरिडोर बोला जाता है। रिवर रूट्स, जो रिवर रूट्स है उसको ईजी बनाती हैं ताकि आर्मी, गुड्स और पीपल जो हैं ईजिली एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए, ट्रेड को जो है बूस्ट किया जा सकता है और मिलिट्री पावर को। सेंट्रल पॉइंट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, इट सिट्स ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में बिल्कुल मिडल में ये दिखता है। हु एवर कंट्रोल कन्नौज, जो भी कन्नौज को कंट्रोल करेगा या जो भी इसका राजा होगा, कुड इन्फ्लुएंस सराउंडिंग किंगडम, वो आसपास के किंगडम को भी जो क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपनी पावर को एक्सपेंड कर सकता है ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में। अ ग्रेट कल्चरल एंड कमर्शियल सेंटर, कन्नौज वॉज वेल्दी, बहुत वेल्दी था, अर्बन था एंड अ मीटिंग पॉइंट ऑफ स्कॉलर, और स्कॉलर वहाँ के आते थे, ट्रेडर और रिलीजियस ग्रुप सब वहाँ पर मिलते थे। पावरफुल रूलर वांटेड टू क्लेम, तो जो पावरफुल रूलर थे वो उसे क्लेम करना चाहते थे ताकि वो इन्हांस कर पाएँ देयर प्रेस्टाइड्स। उसके बाद आते हैं पालास, तो हर्षवर्धन तक का हमने पढ़ लिया है, पाला के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।